हाँ जी, हमारा सब्जेक्ट है अकाउंट्स। ठीक है, अकाउंट्स पढ़ने से पहले हमें अकाउंट्स की जरूरत क्यों पड़ती है, ये पढ़ना ज्यादा जरूरी है। हमारे सब्जेक्ट का नाम है अकाउंट्स। ठीक है, कहते हैं अकाउंट्स पढ़ने से पहले हम बांटेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज को। अब ह्यूमन एक्टिविटीज का मतलब क्या है? हर इंसान कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करता है कोई काम करने के लिए। ठीक है, हर आदमी कोई ना कोई क्या करता है, हर ह्यूमन कोई ना कोई एक्टिविटीज करता है, कोई ना कोई काम करता है। ठीक है, अपने क्या करने, अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए हर ह्यूमन बीइंग अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करता है। अब जो नीड होती है हमारी, वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, हमारी नीड जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है इकोनॉमिक नीड, ठीक है, एक होती है हमारी सोशल या नॉन इकोनॉमिक जिसको आप कहेंगे। ठीक है, एक इकोनॉमिक नीड होती है, एक नॉन इकोनॉमिक नीड होती है। अब इकोनॉमिक नीड कौन सी होती है? जिसमें हमारा मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। हमारा मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। नॉन इकोनॉमिक नीड हमारी कौन सी होती है? जिसमें हमारा पर्सनल सेटिस्फेक्शन होती है। जो आप पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो, वो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग क्या गए, गुरुद्वारा साहिब गए। ठीक है, गुरुद्वारा साहिब जाना हमारी क्या है, ये पर्सनल सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए हम लोग वहां गए, हम लोगों ने वहां पर सेवा की। ठीक है, ये हमारी क्या है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए हम गुरुद्वारा साहिब गए, वहां पे हमने सेवा की, ये हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आएगी। परंतु प्रॉफिट कमाने के पर्पज से हम लोग जो भी काम करेंगे वो हमारी कौन सी एक्टिविटी कहलाएंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएंगे। इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वजह से ही हमारे यहाँ पे अकाउंट्स का जन्म होता है। क्योंकि इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वजह से ही हमारे किसका जन्म होता है, अकाउंट्स का जन्म होता है। यहां तक बात डन है। कहता ऑल ह्यूमंस आर रिक्वायर्ड, हर ह्यूमन बीइंग को परफॉर्म करनी पड़ती है कुछ एक्टिविटीज अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिनका मेन पर्पस मनी अर्न करना होता है। जिनका पर्पस मनी अर्न करना होता है वो कहलाती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और जिनका पर्सनल सेटिस्फेक्शन कमाना होता है, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव, वो नॉन इकोनॉमिक कहलाती हैं। और इन्हीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वजह से ही हमारे अकाउंट्स का जन्म होता है। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम लोग फर्दर क्लासिफाइड करते हैं भी। कोई अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम क्या कमाएंगे, मनी अर्न करेंगे। अब मनी अर्न करने का हमारा वे क्या क्या हो सकता है? भैया हम किसी के पास जॉब कर सकते हैं। जॉब करने का मतलब क्या है, हम लोग एम्प्लॉयमेंट के अंदर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के तहत क्या कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। चलो जी, हम लोग बिजनेस कर सकते हैं, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर सकते हैं। चलो जी, नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हम लोग किसी कोड ऑफ कंडक्ट के तहत अपनी सर्विसेज रेंडर कर सकते हैं। मैंने कहा मेरी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको मैंने तीन टाइप में फर्दर क्लासिफाई कर दिया। जॉब, जॉब का मतलब है एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो। एम्प्लॉय क्या कर रहा है, अपनी सर्विसेज प्रदान कर रहा है किसको, एम्प्लॉयर को, किसी चीज के बदले में, कुछ रिटर्न के बदले में, रेमोनरेशन के बदले में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है, वो एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। आप लोग क्या कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, सेल परचेज कर रहे हो, वो बिजनेस की कैटेगरी में आ जाएगा। तीसरा, आप किसी कोड ऑफ कंडक्ट के तहत, किसी कोड ऑफ कंडक्ट के तहत अपनी सेवाएं रेंडर कर रहे हो अपने क्लाइंट को, डायरेक्टली क्लाइंट को सर्विसेज जब आप रेंडर करते हो तो वो कैटेगरी कहलाती है प्रोफेशन। हाँ जी, यहां तक बात तो में कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। उसके बाद लिखता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमारा क्या क्या आएगा, बिजनेस, प्रोफेशन और सर्विसेज आ जाएंगी। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक में क्या आ जाएगा, हमारा सोशल सर्विस आ जाएगी, वर्शिप पूजा पाठ आ जाएगा। अब बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, सर्विसेज क्या होती है, हम लोग ये पढ़ेंगे। बिजनेस क्या होता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कंसर्न विद वेरियस एक्टिविटीज फॉर अर्निंग प्रॉफिट लाइक प्रोडक्शन, परचेज, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट कमाना है अपने प्रोडक्शन, परचेज, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज के माध्यम से। वो वाली इकोनॉमिक एक्टिविटी कहां की जाती है भैया, वो बिजनेस से रिलेटेड होती है। बिजनेस के अंदर हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं जिसमें हम लोग अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाते हैं बाय द वे ऑफ प्रॉफिट, प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब व्हाट आर द प्रोफेशन, पेशा क्या है, एक्टिविटीज सब्जेक्ट टू सम कोड ऑफ कंडक्ट,
laid down by the professional body। अब इनके ऊपर कोई प्रोफेशनल बॉडी काम करती है, जैसे सीए है, अब सीए के ऊपर आईसीएआई काम करता है, हम लोग इनके द्वारा बनाए गए कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर बाध्य होते हैं। ठीक है, अगली बात है आईएमए, इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंस, या मेडिकल लाइन का जो है वो डॉक्टर के लिए को क्या करते हैं, बाध्य करते हैं। डॉक्टर के होते क्या होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं। तो एक्टिविटीज सब्जेक्ट टू सम कोड ऑफ कंडक्ट, जिससे कुछ कोड ऑफ कंडक्ट लगे होते हैं। द प्रोफेशनल बॉडी होती है, उनकी एक प्रोफेशनल बॉडी होती है। रिक्वायर स्पेशल नॉलेज चाहिए होती है। अब हर आदमी तो डॉक्टर नहीं बन सकता, हर आदमी आदमी सीए नहीं बन सकता। स्पेशल नॉलेज और स्किल चाहिए होती है बाय ए प्रोफेशनल टू अर्न ए लिविंग। प्रोफेशन क्या होता है, एक ऐसी एक्टिविटी जो किसी कोड ऑफ कंडक्ट से बाधित होती है, जिसकी एक प्रोफेशनल बॉडी होती है। इसके लिए हमें स्पेशल नॉलेज एंड स्किल रिक्वायर्ड होती है। क्या करने के लिए, प्रोफेशनल बनने के थ्रू, प्रोफेशन के थ्रू आपको अर्न लिविंग कमाने के लिए एक स्पेशल नॉलेज और स्किल की जरूरत होती है। अब सर्विस क्या होता है, रेंडरिंग ऑफ मेन एंड एंसिलरी फैसिलिटीज टू फैसिलिटेट बिजनेस प्रोफेशन, बिजनेस और प्रोफेशन को आसान बनाने के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उनको हम लोग बोलते हैं सर्विसेज, लाइक बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। अब देखो बिजनेस में आपने बहुत बड़ा बिजनेस चालू किया है, भैया उस बिजनेस का बैंक अकाउंट भी तो खोलना पड़ेगा। अब हर बिजनेस में नंबर ऑफ टाइप रिस्क अवेलेबल होते हैं, तो रिस्क का तो क्या करवाना पड़ेगा, इंश्योरेंस भी करवाना पड़ेगा। अब जो आपका माल होगा उसको इधर से उधर मूव अप करने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, और कनेक्टिंग विद द पीपल, लोगों से कनेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए आपको टेलीकम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये वो एक्टिविटीज हैं जो हमारे बिजनेस और प्रोफेशन को आसान बनाने का काम करती हैं। कहने का मतलब है हमारे बिजनेस और प्रोफेशन को हेल्प करने वाली जो एक्टिविटीज हैं वो सारी सर्विस के अंतर्गत आती हैं। इसके अंदर बैंकिंग प्रोफेशन, सॉरी बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन एक्सेट्रा। चलिए जी, अब दो शब्द आते हैं आपके लिए, ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, ट्रेड क्या होता है, अब ट्रेड वो सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर पार्टीज इन कंसिडरेशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जब कैश और कैश इक्विवेलेंट के बदले में दो या दो से अधिक पार्टीज के बीच में वस्तुओं और सेवाओं, गुड्स और सर्विसेज की खरीद बेच होती है। जब दो या दो से अधिक पार्टीज के बीच में कैश और कैश इक्विवेलेंट के बदले में गुड्स और सर्विसेज का सेलिंग और बाइंग होना क्या कहलाता है, ट्रेड कहलाता है। ठीक है, ट्रेड का मतलब होता है सिंपली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन कंसिडरेशन ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट। अब कॉमर्स क्या होगा, भैया कॉमर्स के अंदर ये एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो आएगा ही आएगा। अदर एक्टिविटीज जो आपके बिजनेस को हेल्पिंग हैंड के रूप में सहायता करती हैं, आपके बिजनेस को आसान बनाने का काम करती हैं, लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, टू कंप्लीमेंट द एक्सचेंज। इस एक्सचेंज को, जो आप गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज कह रहे हो, इस एक्सचेंज को कंप्लीमेंट करने के लिए, सहायता करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए जो एक्टिविटीज अदर देन परफॉर्म करनी पड़ती हैं आपको इनके अलावा, वो भी किसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं, कॉमर्स के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। तो सिंपल सा फर्क क्या हुआ ट्रेड और कॉमर्स में, ट्रेड के अंतर्गत सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को शामिल किया जाता है, किसके बदले में, कैश और कैश इक्विवेलेंट के बदले में, किनके बीच में, दो या दो से अधिक पार्टीज के बीच में। जबकि कॉमर्स के अंतर्गत गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज तो शामिल किया ही जाता है, जो एड्स टू ट्रेड होते हैं, एड्स टू ट्रेड होते हैं, वो भी किसके अंतर्गत आते हैं, कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं। हम लोग एक चार्ट बनाते होते हैं, आप लोगों को ध्यान हो, हम लोग ऐसा चार्ट बनाते होते हैं, जो बिजनेस को हम लोग ऊपर लिखते होते हैं। ठीक है, बिजनेस में फिर हम लोग लिखते होते हैं यहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे हम लोग ट्रेड क्या लिखते होते हैं, कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स में हम लोग फर्दर क्या क्लासिफाई करते होते हैं, इसमें एड्स टू ट्रेड भी आता है। ठीक है, इसको फर्दर डिवाइड करके सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्लस में एड्स टू ट्रेड आता है। यहाँ पर सिर्फ क्या आता है, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंसिडरेशन ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट। क्या यहां तक कहानी में कोई दिक्कत हो तो बताओ। हाँ जी, चलो, हाँ जी, तो नहीं। बिजनेस एंटिटी क्या होती है। अब एंटिटी का मतलब होता है भैया, हिंदी में मैं बताऊं तो अस्तित्व, सेपरेट एंटिटी।
अपना एक अस्तित्व होना। अब ये क्या कहता है, बिजनेस एंटिटी का मतलब है एक इकोनॉमिक यूनिट जो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करती है, एक ऐसी इकोनॉमिक यूनिट जो आपके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी, जिसका मेन मकसद क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है, मनी अर्न करना होता है। तो एक ऐसी इकोनॉमिक यूनिट जिसका मेन पर्पस मनी अर्न करना होता है, वो क्या कहलाती है, बिजनेस एंटिटी कहलाती है। तो बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या है, एक बिजनेस एंटरप्राइजेस जो सेपरेट होता है, डिफरेंट होता है अपने ओनर से, अपने प्रोपराइटर से, इसकी यूनिक आइडेंटिटी होती है। तो ये कौन कौन सी हो सकती है भैया, ये कंपनी भी हो सकती है, पार्टनरशिप भी हो सकती है, सोल प्रोपराइटरशिप भी हो सकती है। तो बिजनेस एंटिटी का मतलब ऐसी एंटिटी, एक ऐसी इकोनॉमिक यूनिट जिसका मेन मकसद क्या होता है, मनी अर्न करना होता है या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करना होता है। इसकी जो अपनी एंटिटी होती है वो सेपरेट और डिफरेंट होती है, किससे होती है, अपने ओनर से। यूनिक आइडेंटिटी होती है इसकी, अपने आप में अलग होती है। तो एक चीज ध्यान रखना, इसके इस बात का मतलब क्या है कि इसकी यूनिक आइडेंटिटी होती है अपने मालिक से, मतलब अपने प्रोपराइटर से अलग आइडेंटिटी होती है। आपको इतना पता है, अब जो हम लोग अकाउंट्स बनाएंगे, अकाउंट्स बाय द नेम ऑफ द बिजनेस एंटिटी बनाएंगे, मालिक के नाम से अकाउंट्स नहीं बनाते होते हम लोग। किसके नाम से, बिजनेस एंटिटी के नाम से हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट जनरेट करते हैं। तो ये एंटिटी कौन सी हो सकती है, अ कंपनी, अ फर्म, अ पार्टनरशिप, अ फर्म और ए सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है। अब ये एंटिटी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हो सकते हैं, सोल, सोल का मतलब होता है अकेला, प्रोप्राइटरशिप का मतलब है मालिक। अब यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है, जो ओनर होगा वो एक होगा, अकेला जना मालिक होगा, वही क्या करेगा, कंट्रोल और मैनेजमेंट करेगा बिजनेस का। सिंगल पर्सन के द्वारा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किया जाता है, कैपिटल प्रोवाइड की जाती है अकेले के द्वारा, रिस्क सारा बियर किया जाता है उसी आदमी के द्वारा। एक ही आदमी कंट्रोल करता है, परंतु उसकी सबसे एक बड़ी खास दिक्कत क्या रहती है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो सोल प्रोपराइटर कौन सी होती है, एक ऐसी ओनरशिप जहां पर कंट्रोल और मैनेजमेंट सिंगल पर्सन के द्वारा चलाया जाता है, उसी के द्वारा कैपिटल कंट्रीब्यूट की जाती है, सारे का सारा जो रिस्क बियर किया जाता है उसी के द्वारा उठाया जाता है। एक ही आदमी बिजनेस पर कंट्रोल करता है, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। यहाँ पर ये मतलब नहीं कि भैया सारी की सारी एक्टिविटी ही अकेला बंदा परफॉर्म करेगा, सिर्फ इतना मतलब है इस बात का कि भैया ओनर एक होगा, वो अपनी लेबर, अपने काम करने वाले बंदे, अकाउंटेंट, क्लर्क जितने मर्जी रखे, परंतु जो ओनरशिप होगी वो एक आदमी के हाथ में होगी। अब पार्टनरशिप आती है। पार्टनरशिप क्या होती है, जब जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर किसी काम को चलाने का डिसीजन लेते हैं विद एन कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर, टू और मोर पर्सन विद कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट और अदरवाइज शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन एग्रीड रेशियो, एंटर कर जाते हैं किसी पार्टनरशिप में थ्रू द पार्टनरशिप डीड रेगुलेटेड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। सिंपल सी लैंग्वेज में मतलब यह है कि जब दो या दो से अधिक पर्सन किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव को लेकर, कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करने को लेकर किसी बिजनेस को स्टार्ट करने का डिसीजन लेते हैं, उसमें कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, उससे होने वाले प्रॉफिट या लॉस को एग्रीड रेशियो में बांटने का डिसीजन लेते हैं। जो वो हमारा पार्टनरशिप एक्ट, सॉरी, जो वो पार्टनरशिप होती है वो पार्टनरशिप डीड के थ्रू बनती है, जो कि रेगुलेट की जाती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत। समझ में आई मेरी बात यहां तक। अब मेरे को एक छोटी सी बात बता दो, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है इसके थ्रू मेंबर कितने हैं। दूसरा मैं यहां पर लिख दूं इंडियन कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 464 रूल 2014। ठीक है, इनके थ्रू मेंबर कितने हैं और इसके थ्रू कितने मेंबर, ये सवाल आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ जी, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा गवर्न किया जाता है इसके थ्रू तो भैया मेंबर्स हैं 100, और जो कंपनी एक्ट के थ्रू मेंबर्स हैं वो हैं हमारे 50। ये ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट वन आता है हमारा एचयूएफ। एचयूएफ क्या होता है, मींस ऑल पर्सन लीनियरली डिसेंडेड फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर। जब एक परिवार मिलकर किसी बिजनेस को चलाने का डिसीजन करता है वो कहलाता है एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जब एक परिवार मिलकर किसी बिजनेस को चलाने का डिसीजन लेता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, एचयूएफ कहलाता है। इसके अंदर क्या क्या शामिल किया जाएगा, वाइफ्स,
अनमैरिड डॉटर को भी शामिल किया जाएगा। ये एक ज्वाइंट फैमिली बिजनेस होता है, ठीक है। इसमें मेंबर्स ज्वाइंट हिंदू मेंबर्स होते हैं। इसके अंदर किस किस परिवार को शामिल किया जाता है, ये नई चीज बता रहा हूं आपको मैं। हिंदू, सिख और जैन फैमिलीज को कंसिडर की जाती हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में हिंदू, सिख और जैन फैमिलीज आती हैं, जो कि गवर्न किया जाता है हिंदू सक्सेशन एक्ट के द्वारा। अब हिंदू सक्सेशन एक्ट के द्वारा ये क्या किया जाता है, जो हेड होता है एचयूएफ का वो कर्ता कहलाता है। ध्यान से सुनना ये वाली बात, जो अदर मेंबर्स होते हैं मेल मेंबर और डॉटर ऑफ कर्ता को कहा जाता है को पार्टनर। जो एचयूएफ होता है वो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, ज्वाइंट फैमिली बिजनेस होता है, जिसमें मेंबर्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू, सिख और जैन फैमिली के लोग आते हैं, जो कि गवर्न किया जाता है हिंदू सक्सेशन एक्ट के द्वारा। इसका जो हेड होता है वो कर्ता कहलाता है। इसके जो मेल मेंबर और डॉटर ऑफ कर्ता होती है वो को पार्टनर कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है कंपनी। अब कंपनी अपने आप में आपको पता है क्या होती है, एक इनकॉर्पोरेटेड सेपरेट लीगल एंटिटी owned by members, controlled by the BOD, with common objective of earning profit or other, regulated by the Company Act 2013। इसका परपेचुअल सक्सेशन होता है, कॉमन सील होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, सेपरेट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। दो टाइप की कंपनी हम लोग मेनली पढ़ते हैं, पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड। तो कंपनी का मतलब क्या है, एक ऐसी लीगल एंटिटी, ठीक है, जो बनाई तो अपनी विल पे होती है, परंतु बनाई बाय लॉ जाती है, जिसको आप अपनी बनाते तो अपनी इच्छा से हो, परंतु बनाते बाय लॉ हो। इसका कंपनी एक्ट कौन सा होता है, 2013 होता है। इसका परपेचुअल सक्सेशन होता है। परपेचुअल सक्सेशन होने का मतलब क्या होता है कि मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट द कंपनी गोज फॉरएवर। मेंबर आते रहते हैं, मेंबर जाते रहते हैं, बट द कंपनी लगातार चलती रहती है। कंपनी की अपनी एक स्टैंप होती है, कंपनी की अपनी एक लाइबिलिटी, इनकी इसमें लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। इसकी सेपरेट एंटिटी होती है। दो प्रकार की कंपनी पढ़ते हैं हम लोग, पब्लिक और प्राइवेट। चलो जी सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने होते हैं? सेवन सर। और इसमें मिनिमम और मैक्सिमम कितने होते हैं? सर मिनिमम 2 प्राइवेट में, मैक्सिमम 200। यहाँ 7, मिनिमम मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। नो लिमिट। फिर इसके बाद आ गया एलएलपी। एलएलपी क्या होता है? एलएलपी इज एक पार्टनरशिप जिसमें सम और ऑल पार्टनर डिपेंडिंग ऑन द जुडिक्शन हैव लिमिटेड लायबिलिटी। अब क्या हो गया, अब मैंने आपको ऊपर आपको दो चीजें पढ़ाई, एक पढ़ाई पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की सबसे बड़ी नुकसानदायक जो चीज होती है वो ये होती है कि यहाँ लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। अगली बात मैंने आपको पढ़ाई कंपनी। जो ये कंपनी होती है इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत खतरनाक होते हैं। रूल्स जो होते हैं वो टिपिकल होते हैं। तो आपने एक बीच का रास्ता निकाला, कहता है यार लाइबिलिटी तो लिमिटेड हो परंतु हो पार्टनरशिप, तो वो निकल के आ गई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी। कोई इसका एक्ट बता दो। शायद 2008। एलएलपी का एक्ट क्या है? 2008 है। तो इसकी क्या खास बात होती है? दोनों का कंपनी और पार्टनरशिप का मिक्सर होता है, क्योंकि कंपनी को लगाने के रूल्स बहुत टिपिकल थे और पार्टनरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती थी। तो दोनों का मिक्सर करके हम लोगों ने बना दिया एलएलपी। एलएलपी का मतलब है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जो कि गवर्न की जाती है किसके द्वारा? एक्ट 2008 के द्वारा। इसमें क्या होता है? इट देयरफॉर एग्जिबिट एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप होते हैं और कोऑपरेशन होते हैं। एलएलपी हर एक पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता फॉर अदर पार्टनर्स मिसकंडक्ट। अब आपने पार्टनरशिप पढ़ी, अब पार्टनरशिप का क्या फंडा था? अब पार्टनरशिप में लॉस लग गया, सारे पार्टनर मिलकर भरेंगे। मालूम नुकसान तो एक पार्टनर करके है, मिलके सारे भरेंगे, परंतु एलएलपी में ऐसा नहीं है, जो करेगा सो भरेगा। एलएलपी ईच पार्टनर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल और लायबल फॉर अनदर पार्टनर्स मिसकंडक्ट। दूसरे पर्सन के मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस के लिए दूसरा पार्टनर जिम्मेवार नहीं होगा। एक नया कंसेप्ट आया ओपीसी। ओपीसी कब इंट्रोड्यूस हुआ? 2013 में। वन पर्सन कंपनी, वन पर्सन कैन आल्सो स्टार्ट ए कंपनी। इसकी इन्वेस्टमेंट की जस्ट जो कितनी लिमिट है, 1 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाएगी। फिर आता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इज ए सोसाइटी, एक सोसाइटी होती है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट बढ़ाना है, किसका? मेंबर का।
अकॉर्डेंस विद द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, मतलब कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के माध्यम से जो इसके मेंबर हैं उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट पैदा करना इनके मेंबर्स का क्या कहलाता है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ट्रस्ट क्या होती है, एक फिड्यूशियरी अरेंजमेंट होता है जो अलाउ करता है एक थर्ड पार्टी और ट्रस्टी को टू होल्ड असेट्स ऑन बिहाफ ऑफ ए बेनिफिशियरी और बेनिफिशियरीज, किसी के बिहाफ पर जब आप किसी को राइट दे देते हो आपकी असेट्स को संभालने का, तो वो क्या कहलाती है, ट्रस्ट कहलाती है। अब सोसाइटी क्या होती है, कोई भी 7 या ज्यादा लोग मिलकर लिटरेरी, साइंटिफिक और चैरिटेबल पर्पज के माध्यम से, ठीक है, जो कि डिस्क्राइब किया गया है अंडर सोसाइटीज रेगुलेशन एक्ट 1860, कोई भी 7 या उससे ज्यादा लोग मिलकर लिटरेरी, साहित्य के पर्पज से, साइंटिफिक, वैज्ञानिक, चैरिटेबल होता है ये जो हमारा चैरिटी के लिए, कि आप क्या बना लेते हो, एक सोसाइटी बना लेते हो अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ठीक है, तो आपके लिए एक सवाल यहाँ पे नया दे दिया मैंने आप लोगों को, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट कौन सा है, 1860 है। ठीक है, फिर एओपी होता है, एक एओपी का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इंटीग्रेशन होता है 2 और मोर पर्सन की किसी कॉमन पर्पज से, एंड प्रीमली विद एन इंटेंशन टू अर्न सम इनकम लाइक आईसीआई, आईसीएमए, आईसीएसआई, रोटरी क्लब। तो कुछ लोग मिलकर किसी कॉमन पर्पज के लिए आप लोग क्या कर लेते हो, लाभ कमाने या इनकम कमाने के उद्देश्य से या पर्पज से आप कुछ एसोसिएशन ऑफ पर्सन एओपी फॉर्म कर लेते हो किसी कॉमन पर्पज के लिए। इसमें अदर फॉर्म्स आ सकती हैं, लोकल अथॉरिटीज, म्युनिसिपैलिटीज, गवर्नमेंट बॉडीज, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ये सारी क्या है, अदर फॉर्म्स ऑफ एंटिटी है। ठीक है, अब आप कहोगे जी आप तो पढ़ा रहे थे अकाउंट, पता नहीं कहाँ बिजनेस में चले गए। मैंने आपको ये पढ़ाने का मतलब है इन सब को किसी ना किसी रूल्स के तहत अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। जितनी भी मैंने एंटिटी बताई हैं इनको किसी ना किसी रूल्स या रेगुलेशंस के तहत क्या करने पड़ते हैं, अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। अब रूल्स एंड रेगुलेशन कौन से हो सकते हैं, या तो इनका खुद का एक्ट होता है, जैसे कंपनी एक्ट 2013 है, कंपनी को कंपनी एक्ट 2013 के तहत बनाने पड़ेंगे। पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप को 1932 के तहत बनाने पड़ेंगे, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत बनाने पड़ेंगे। परंतु कुछ एंटिटी ऐसी होंगी जिसको जीएसटी भरने की वजह से बनाने पड़ेंगे, कुछ को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वजह से बनाने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है, ये सारी की सारी बिजनेस एंटिटीज ऐसी बिजनेस एंटिटीज हैं जिनको किसी ना किसी एक्ट के तहत, या तो अपने रेगुलेटिंग एक्ट के तहत या फिर जीएसटी और इनकम टैक्स एक्ट गवर्निंग एक्ट के तहत क्या मेंटेन करने पड़ेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट रखनी पड़ेंगी, अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। चलिए जी, टाइप्स ऑफ बिजनेस। अब सर्विस बिजनेस तो मैंने आपको बताया, जो क्या करता है, इंटेंजिबल प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। सर्विस टाइप लाइक फर्म ऑफर करता है प्रोफेशनल सीए की थी, एक्सपर्टीज एडवाइस देते हो आप लोग, कोई अदर सिमिलर प्रोडक्ट बनाते हो। जैसे एग्जांपल ऑफ सर्विस का क्या था, स्कूल अपनी सर्विस दे रहा है, रिपेयर शॉप वाला सर्विस दे रहा है, हेयर सैलून सर्विस दे रहा है, बैंक अपनी सर्विस दे रहा है, अकाउंटिंग फर्म अपनी सर्विस दे रहे हैं, लॉ फर्म से सारी क्या है, सर्विस दे रहे हैं। तो सर्विस बिजनेस कौन सा हुआ, एक ऐसा बिजनेस जो आपको इंटेंजिबल प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्रोफेशनल स्किल्स के माध्यम से आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। कौन कौन सी सर्विस हो सकती है, स्कूल, कॉलेज, हेयर सैलून, बैंक, अकाउंटिंग फर्म। ये क्या है, इसमें आपको क्या होता है, इसमें मनी के बदले में क्या आपको कोई फिजिकल चीज मिलती है, क्या आपको कोई फिजिकल चीज मिलती है? नो सर। हाँ जी, आप लोग पार्लर जाते हो, हम लोग हेयर सैलून जाते हैं, ठीक है, वहां पर वो बेचारा हमारा सामान रख लेते हैं और हमें अपनी सर्विस सर्विस देते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग चलो जी ये आपके हेयर ले जाइए घर पे, उसने सिर्फ अपने को क्या दी है, अपनी सर्विस दी है। ठीक है, नेक्स्ट है मर्केंडाइजिंग। मर्केंडाइजिंग होता है जो गुड्स और सर्विसेज में डील करता है, गुड्स में डील करता है, सॉरी, द टाइप ऑफ बिजनेस बाइज प्रोडक्ट एट होलसेल प्राइस पे और सेल देम एट रिटेल प्राइस पे बेच देता है। अब ऐसा बिजनेस जो क्या करता है, प्रोडक्ट को खरीदता है होलसेल प्राइस पे और रिटेल प्राइस पे बेच देता है, दे आर नोन एज, इनको बाय एंड सेल बिजनेस भी कहते हैं। दे मेक प्रॉफिट बाय सेलिंग द प्रोडक्ट एट प्राइसेस हायर देन द प्रोडक्ट
परचेज कॉस्ट, ये लोग जितने में खरीदा था उससे ज्यादा पर बेचकर क्या कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। अब मर्केंडाइजिंग बिजनेस सेल्स ए प्रोडक्ट विदाउट चेंजिंग इट्स फॉर्म, जो एक मर्केंडाइजिंग बिजनेस होता है वो बिजनेस प्रोडक्ट की फॉर्म को चेंज किए बिना क्या करता है, प्रोडक्ट को सेल करता है। उसके हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ग्रोसरी स्टोर हो सकता है, कन्वीनियंस स्टोर हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है और अदर रीसेलर्स हो सकते हैं। ठीक है, आगे मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में आपको मैंने बताया हुआ है, जब आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो, रॉ मटेरियल को जब आप फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बाइज प्रोडक्ट विद द इंटेंशन ऑफ यूजिंग देम। आप जब बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट खरीदते हो किस पर्पज से खरीदते हो, उसको एज ए मटेरियल नया प्रोडक्ट बनाने के लिए मटेरियल के रूप में यूज करोगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। और उसको आप ट्रांसफॉर्म कर देते हो प्रोडक्ट परचेज्ड। और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कंबाइन करता है रॉ मटेरियल को, लेबर को और ओवरहेड को। ठीक है, एक बिजनेस क्या करता है, कंबाइन करता है मटेरियल को, लेबर को, ओवरहेड को प्रोडक्ट प्रोसेस में। ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड गुड विल देन बी सोल्ड टू, उसके बाद तैयार किया गया प्रोडक्ट क्या कर दिया जाता है, कस्टमर को बेच दिया जाता है। जैसे कोई भी चीज लगा लो, फॉर एग्जांपल, अब यार कुछ भी लगा लो, फॉर एग्जांपल हम सबके हाथ में पेन है। ठीक है, इस पेन का कोई ना कोई रॉ मटेरियल होगा। ठीक है, इसको क्या किया गया, ट्रांसफॉर्म किया गया, किसके अंदर, पेन के अंदर ट्रांसफॉर्म किया गया। ठीक है, और कस्टमर को बेच दिया जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कौन सा होता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जो क्या करता है, प्रोडक्ट रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम करता है, उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है। जो मर्केंडाइज बिजनेस था वो गुड्स को एज इट इज सेल कर रहा था विदाउट ट्रांसफॉर्मिंग और चेंजिंग द शेप और फॉर्म ऑफ ए प्रोडक्ट। हाइब्रिड कौन सा होगा, हाइब्रिड होता है जो मोर देन वन टाइप ऑफ बिजनेस करता है। जैसे एक रेस्टोरेंट है, अब रेस्टोरेंट आपको सर्विसेज भी दे रहा है, ठीक है, परंतु वहां बैठे बिठाए सेल भी कर रहा है, सामान बेच भी रहा है, तो ये आपको सर्विसेज भी दे रहा है और खरीद बेच भी कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, हाइब्रिड बिजनेस कहलाएगा। ठीक है, हाँ जी, यहां से हमारी अकाउंटिंग जो हो जाएगी स्टार्ट हो जाएगी। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब आपने किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, अपने अकाउंट्स में लिखना है। अकाउंट्स में लिखने के लिए इसकी पहचान करनी जरूरी है कि कौन सी ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है। अब बिजनेस की ट्रांजेक्शन होती कौन सी है, सबसे पहले ये पढ़ेंगे। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस की जो चेंजेस इट्स हमारी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज कर दे। फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होने का मतलब है कि हमारी असेट्स और लाइबिलिटीज में क्या लगा दे, चेंज करवा दे, वो ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाएगी। whenever any business transaction take place it result a change in the value of some assets or liability or the capital। जब भी कोई बिजनेस की ट्रांजेक्शन, जब भी कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस में होती है, इससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आता है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है इससे हमारी असेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल में चेंज आता है। ठीक है, जो हमारी स्टार्टिंग में हम लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ी थी, उसका दूसरा नाम होता है कमर्शियल एक्टिविटी। उसका दूसरा नाम क्या होता है, कमर्शियल एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन या कमर्शियल ट्रांजैक्शन कौन सी होती है, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसका मेन मकसद प्रॉफिट अर्न करना होता है। ऐसी ट्रांजैक्शन जिसका मेन मकसद प्रॉफिट अर्न करना होता है। अब दोबारा से ध्यान से चलिए, वापस चलेंगे 1 मिनट के लिए। मैं आपसे पूछूं इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब था जिसका मेन मकसद मनी अर्न करना था। अब मैं आपसे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन पूछूं तो ऐसी ट्रांजैक्शन जिसका मेन मकसद प्रॉफिट अर्न करना हो वो कहलाती है कमर्शियल और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। कौन सी एक्टिविटी, वो सेल से रिलेटेड हो सकती है, परचेज, इनकम, एक्सपेंडिचर, पेमेंट और रिसिप्ट से रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, आप सबने ये शब्द सुन रखा है इवेंट। इवेंट क्या होता है, रिजल्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन। जो भी आपने ट्रांजैक्शन की उसको ओवरऑल जो रिजल्ट निकला, आपने जो भी ट्रांजैक्शन की उसका जो भी लास्ट में ओवरऑल रिजल्ट निकला वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, इवेंट्स कहलाएगा। एग्जाम्पल है, हमारे पास एग्जाम्पल है बच्चों, राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल लगाई 1 लाख रुपए।
उसने 10,000 रुपए का माल कैश खरीद लिया, ठीक है, और उसको बेच दिया 12,500 रुपए में। ही पेड सैलरी टू स्टाफ, पे कर दिया 1 लाख रुपए, 1,000। अब देखो आपने बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया 1 लाख, आपने माल बेच दिया 12,500, माल लेस करना है कितने का, आपने वो माल कितने का था, 10,000 रुपए का माल था, कितने का था, 10,000 रुपए का, ठीक है। 1,000 रुपए आपने किसको पे कर दिए, उसको पे कर दिए। या फिर आप यहाँ पे ये लिख लो, 1,000 रुपए यहाँ पे मत लिखिए, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। देखो 12,500 जोड़ने हैं, 12,500 क्या करने हैं, जोड़ने हैं। 12,500 में जोड़ूंगा तो कितने बन जाएंगे, 1,12,500, उसमें से 10,000 गया तो वो आ गया 1,02,500। 1,000 रुपया मैंने इसको वो दे दिया, 1,000 रुपया किसको पे कर दिया, सैलरी पे कर दी स्टाफ को। तो मेरे पास जो कैश आएगा वो आएगा इतना। अब कैश पोजीशन हमारी एंड में कितनी है, इतनी है। तो ये क्या है, ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन थी। देखो आपने 1 लाख रुपए कैपिटल लगाई, ये भी ट्रांजेक्शन है। आपने गुड्स परचेज की 10,000 रुपए की, ये भी ट्रांजेक्शन है। आपने उनको बेच दिया 12,500 का, ये भी ट्रांजेक्शन है। आपने क्या कर दिया, सैलरी दे दी स्टाफ को, ये भी ट्रांजेक्शन है। उन ट्रांजेक्शन का जो ओवरऑल रिजल्ट निकल के आया कि मेरे पास कैश कितना पड़ा है, 1,01,500 रुपए, 1,01,500 रुपीज, ये मेरे पास कैश बच के पड़ा। ये मेरे लिए क्या कहलाएगा, इवेंट्स कहलाएगा, ठीक है। अब दूसरी इवेंट बना लेती है। आप लोगों ने सामान बेचा था 12,500 रुपए का, 10,000 का तो माल ही था, 2,500 प्रॉफिट हो गया, 1,000 खर्चा हो गया। तो मैं आपसे प्रॉफिट पूछूं 1,500 रुपए, ये भी क्या है, हमारी इवेंट्स है, क्योंकि ये क्या है, रिजल्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। इवेंट क्या होती है, कंसिक्वेंसेस होता है, परिणाम, ठीक है। रिजल्ट भी होता है परिणाम, किसका परिणाम, ट्रांजेक्शन का परिणाम या रिजल्ट, क्या कहलाता है, इवेंट्स कहलाता है। हाँ जी बताइए, डन है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी, ये भी ट्रांजेक्शन थी 1 लाख रुपए की। आपने माल खरीदा 10,000 रुपए का, ये भी ट्रांजेक्शन है। आपने सेल किया 12,500 का, ये भी ट्रांजेक्शन है। सैलरी टू स्टाफ दी 1,000 रुपए की, ये भी ट्रांजेक्शन है। आपकी इवेंट क्या निकल के आई, आपकी इवेंट निकल के आई, आपने प्रॉफिट कमाया 1,500 रुपए का। दूसरी इवेंट क्या निकल गई, कैश बैलेंस पड़ा भैया आपका 1,05,000 रुपए का, 1,01,500 रुपए का। अब एंट्री क्या होती है, एंट्री शब्द का मतलब क्या होता है, जब किसी ट्रांजेक्शन और इवेंट को आप लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख लेते हो, उसको हम लोग एंट्री बोलते हैं। एंट्री का मतलब क्या होता है, जितनी भी आपने ऊपर ट्रांजेक्शन करी, ठीक है, या इवेंट्स करी, उसको जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या कर लेते हो, लिख लेते हो, वो एंट्री कहलाती है। अब बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, इट इज ए साइंस एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है, all monetary transaction relating to the business and profession in the books of account। ये क्या है, ये कला और विज्ञान है, साइंस और आर्ट है। बच्चों साइंस का मतलब यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं है। साइंस का मतलब होता है किसी भी काम को सिस्टमेटिक वे में करना, किसी भी काम को सिस्टमेटिक वे में करना साइंस कहलाता है, ठीक है। या फिर आप इनको समझें, किसी भी काम को रूल्स के मुताबिक करना, किसी भी काम को रूल्स के मुताबिक करना क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। आर्ट क्या होता है, किसी भी काम को सिंपल और सिस्टमेटिक वे में करना, क्या कहलाता है, आर्ट कहलाता है। अब बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक सिस्टमेटिक वे से जितनी भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस होती हैं, किससे, बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख देते हैं, क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। बुक कीपिंग क्या है, साइंस और आर्ट है। किस चीज का साइंस और आर्ट है, रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड जितनी भी मनी से रिलेटेड, मनी में मेजर की जा सकने वाले ट्रांजेक्शन हैं, उनको हम लोग सिस्टमेटिक वे से रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक बुक्स ऑफ अकाउंट में जब लिखते हैं, इनिशियली, सबसे खास बात वर्ड क्या आएगा इसके अंदर, इनिशियली, आरंभ में, स्टार्टिंग में, वो क्या कहलाता है, बुक कीपिंग कहलाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको यहां से पढ़ सकते हैं। Bookkeeping is an art of recording the monetary aspects of commercial or financial transaction in the books of account of a business entity। अब business entity कोई भी हो सकती है, ऊपर मैंने आपको इतनी business entity पढ़ाई,
सोल प्रोप्राइटर पढ़ाया, कंपनी पढ़ाई, फर्म पढ़ाई, कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ाई, एलएलपी पढ़ाया, ठीक है, ये सारी पढ़ाई उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना स्टार्टिंग के पॉइंट पे, वो क्या कहलाता है, बुक कीपिंग कहलाता है, ठीक है। इट इज द इनिशियल रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल बिजनेस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, ठीक है, रिलेटेड टू द बिजनेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ बिजनेस एंटिटी, ये प्राइमरी स्टेज होती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर, जो भी ट्रांजैक्शन, अब सबसे पहले तो कोई भी ट्रांजैक्शन हुई, कोई भी ट्रांजैक्शन हुई, इस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करोगे आप लोग, ठीक है, आइडेंटिफाई का मतलब है पहचान करोगे कि भैया क्या ये फाइनेंशियल नेचर की है, अगर फाइनेंशियल नेचर की है तब तो बुक्स ऑफ अकाउंट में जाएगी, अदरवाइज क्या कर दोगे, क्रॉस कर दोगे इसको। तो ये कहता है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन करता है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, किसका, ट्रांजैक्शन का, जो कौन सी नेचर की है, फाइनेंशियल नेचर की है। ये रूटीन और क्लैरिकल वर्क का काम होता है, नॉर्मली जूनियर स्टाफ द्वारा परफॉर्म किया जाता है। बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न्ड विद रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक कीपिंग का मेन मकसद क्या होता है, रिकॉर्डिंग और मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, इसका मेन कंसर्न यही होता है। हाँ जी, द मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या शामिल किया जाता है, ये आ गया। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे भाई ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर की है या नहीं है। जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शंस होंगी उनमें से, सारी ट्रांजैक्शन में से आप फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन क्या करोगे, जस्ट वेट, हाँ जी, सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे ट्रांजैक्शन को आप लोग, फिर मेजर करोगे आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन को टर्म ऑफ मनी में। जैसे मैं यहां कह दूं मैंने 3 ट्रक, 4 कार, 20 चेयर खरीदी, है तो ये ट्रांजैक्शन, है भी बिजनेस के काम की, बट जब तक इसको मनी में मेजर नहीं करूंगा मेरे किसी काम की नहीं है। मैंने लिख दिया 10 लाख के ट्रक खरीद लिए, 50 लाख की कार खरीद ली, 20,000 के मैंने क्या खरीद लिए, चेयर्स खरीद ली, ये अपने काम की है। पहले मैंने इसकी पहचान करी कि हाँ जी ये ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, फिर उसको मैंने क्या कर लिया, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको मनी की फॉर्म में क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया, फिर इसको रिकॉर्ड कर दूंगा मैं, आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दूंगा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का नाम क्या होता है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का नाम क्या होता है, जर्नल, ठीक है। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एक और भी हो सकती है, सब्सिडरी बुक्स में भी तो लिख सकते हैं हम लोग सीधा। जब बिजनेस का जो स्केल है छोटा है तब तो सारी आइटम जर्नल में लिख देंगे, जब स्केल बड़ा हो तो हर चीज के लिए हम लोग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट लगा लेंगे, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, सब्सिडरी बुक्स नाम देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो सेम नेचर की चीजें होती हैं, सेम नेचर के ट्रांजैक्शन को एक जगह लिखने का काम करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्लासिफाइंग करना। और कहाँ लिखते हैं हम लोग, लेजर में जाके लिखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये अंकल को आप सभी जानते हो, लुका डी बार्गो पैसियोली, एक इटालियन मॉन्क था वेनिस के अंतर्गत, जिसने जन्म दिया था मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ अकाउंट्स और बुक कीपिंग। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ बुक कीपिंग और अकाउंट्स को जन्म देने वाले जो अंकल हैं वो है लुका डी बार्गो पैसियोली। आज तक हमने लुका पैसियोली पढ़ा है, लुकास पैसियोली पढ़ा है, इसका पूरा नाम था लुका डी बार्गो पैसियोली। ये अंकल कहां से था, इटालियन था, इटली से था, इटली की राजधानी वेनिस से था। हाँ जी, यहां तक समझ में आया, यस सर, हाँ जी। काफी आज के लिए इतनी कहानी, या और करवाऊं, बोलिए। बहुत है, हाँ जी, संगीता काफी नैन्सी। है सर। हाँ जी, काफी है सर। हाँ, ये तो कुछ नहीं, इसके अलावा ये तो एक स्टार्टअप है, इसके अलावा जो हमारी असली पीडीएफ स्टार्ट होंगी वो अभी स्टार्ट ही नहीं करी मैंने,
असली पीडीएफ अलग से स्टार्ट होंगे। ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भी हम लोग किस किस की अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है, अकाउंटिंग क्यों पैदा हुई, इस सब से रिलेटेड। इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद, ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे हमारी मेन वाली पीडीएफ है, तो ये भी मेन चीजें तो ये भी वही है, ठीक है। हाँ जी, तो आप लोग जल्दी से फेस्टिवल निपटा लीजिए, फिर हम लोग इसके साथ इकोनॉमिक्स भी अटैच करेंगे, ठीक है। 2-4 दिन हम लोग यही चलाएंगे हल्का हल्का, फेस्टिवल वगैरह का टाइम